आवाज नहीं आई भाई। इतना तो हमारे अरैल घाट का मुर्दा बोलते हैं तो पूरा इलाहाबाद सुनाई देता है। थोड़ा जोरदार ताकत लगाइए, पता चले कि महात्मा संत राम प्रिय जी की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर कन्हप्पा कुमार जी, महात्मा संत रामप्रिय, महाराजा सुहेलदेव, महात्मा बुद्ध, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म के जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर उपस्थित भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय सचिव भाई विनय कुमार जैसल जी, प्रदेश सलाहकार श्री चेतुर प्रसाद जी, श्री मेवालाल प्रजापति जी, भाई देवेंद्र प्रजापति जी, शोभनाथ प्रजापति जी और मिर्जापुर जिले के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष भाई जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, महेश प्रजापति जी, और इस जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वहां सुमन प्रजापति जी, प्रदेश सचिव राधिका पटेल जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा राधिका बिंद जी, हमारे पीछे बैठे हुए जगरूपम राजभर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे गायक साथी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई महेश प्रजापति जी को और बहन सुमन प्रजापति जी को, जिन्होंने आज मिर्जापुर की पिसौरा खुर्द में महात्मा संत रामप्रिय जी की 137वीं जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये बताओ, ताली बजावे में तो रुपया नहीं लगा था ना? ये लगा था तो थोड़ा जोरदार ताली बजाइए। काफी देर से मैं देख रहा था पीछे से कुछ लोग सो रहे थे और मैं संचालक महोदय जी को बीच बीच में मैं संकेत भी दे रहा था कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ लोग 4 घंटे से कुर्सी पर बैठे हैं। 4 घंटे से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो समय का भी ध्यान देना चाहिए। सम्मानित साथियों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जो समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानता वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। बोलो, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जब तक आप अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, दूसरे के बाप को बाप कहकर आप बुलाएंगे, तब तक वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। यहां जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग महात्मा संत रामप्रिय जी का नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। अब यहां तो सुन लिए होंगे तो सभी उठा देंगे।
महात्मा संतराम पिए जी के बारे में जानते हैं आप लोग? हमें लगा था आज पहली बार जाने। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज नाम सुने? हाथ उठाए तो अब तक सब उठा दिए। इसीलिए कहता हूं मित्रों कि जब तक आप अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ोगे, उनके इतिहास को नहीं जानोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अहिरावण का नाम सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? कितने लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं भाई? अब तक सब लोग सुने हैं। जब अहिरावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पाताल में लेकर चला गया, तो उस समय महाबली हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पाताल से निकाल लाए, निकाले थे ना। उसी प्रकार से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही ये दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक महात्मा संतराम बीए जी के इतिहास को पाताल से निकालकर धरातल पर स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। तो बोलो, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमारे साथी भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी कह रहे थे, हम पिछले कई सालों से यही बात समझा रहे हैं कि आप किसी भी जाति धर्म में चले जाइए, जो जिस जाति धर्म का व्यक्ति है उसके घर में उसके समाज के महापुरुष की फोटो दिख जाएगी, लेकिन कुम्हार भाइयों के घर में आपके महापुरुषों की फोटो नहीं दिखती। बोला, दिखती है क्या? नहीं दिखती है। जब तक आप अपने महापुरुष का प्रतिबिंब चित्र अपने घर पे नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी उनके बारे में नहीं बता सकते। जब आप अपने महापुरुष की फोटो घर में लगाएंगे, आपके घर में पैदा होने वाला आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती जब बड़ा होगा तो आपसे सवाल करेगा, पूछेगा कि ये घर में लटकी हुई तस्वीर किसकी है? तब आप उसे बताओगे कि महात्मा संतराम बीए जी की तस्वीर है। तो पूछेगा आपसे कि महात्मा संतराम बीए जी कौन है? तब आप जब उसके इतिहास को बताओगे, तो जब बच्चा आपका बड़ा होगा तो वह भी आपकी आने वाली पीढ़ी को आपके महापुरुष के बारे में बताने का कार्य करेगा। तो बोलिए, आपके घर में आज के बाद महात्मा संतराम बीए जी की फोटो लगेगी कि नहीं लगेगी? कितने लोग लगाएंगे? हाथ उठाए तो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसा लगेगा 100 रुपये, फोटो खरीदिए, उसको मिलवाइए तो लगाइए। तो 100 रुपए में मत जाइए। आज बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी के इतिहास को पूरा देश क्यों जानता है? क्योंकि मानवर कांशीराम जी ने घूम घूम कर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी के इतिहास को बताने का काम किया। आज पूरा देश बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी को पूछता है। उसी तरीके से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर आपके समाज में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के इतिहास को हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं कि आप अपने महापुरुष के इतिहास को पढ़ते हुए अपने बच्चों को भी शिक्षित करिए। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया। अभी कई साथियों ने महात्मा संतराम बीए जी के इतिहास को बताया। 14 फरवरी 1887 में उनका जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाब के होशियारपुर में। और उस व्यक्ति ने पूरे जीवन संघर्ष करते हुए केवल समाज को एक नया आईना दिखाने का कार्य किया। पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और जब उन्होंने 1948 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की, तो जानते हैं सबसे ज्यादा विरोध किसने किया उस समय? महात्मा संतराम बीए जी का विरोध सबसे ज्यादा कोई करने वाला व्यक्ति था
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था हावी थी, छुआछूत की भावना थी। अति पिछड़े या दलितों के बच्चे ग्रेजुएट नहीं हुआ करते थे। महात्मा संत राम बीए जी ने उस ब्रिटिश हुकूमत में बीए किया, इसलिए उनके नाम के आगे बीए जोड़ दिया गया, लेकिन उनके इतिहास को कहीं बताने का कार्य नहीं किया गया। लगभग 200 से अधिक पुस्तकें महात्मा संत राम बीए जी ने लिखा, लेकिन आप लोगों को एक भी पुस्तक सही तरीके से मार्केट में नहीं मिलती। राहुल सत्यनारायण जी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक यात्रा वृत्त लिखी है, यथार्थो समकर जिज्ञासा। 9वीं 10वीं में आप पढ़ते हो, वो जानते हैं महात्मा संत राम बीए जी के चेले थे। क्या थे? उनके चेले थे। चेले का इतिहास लिख दिया गया और गुरु का इतिहास नहीं। श्याम सुंदर दास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद जी, उस समय के वो लेखक जिन्होंने तमाम उपन्यास लिखे, तमाम पत्रिकाओं, उनके पत्रिकाओं का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने खुद किया है, श्याम सुंदर दास जी ने किया है। उन्होंने कई निबंध लिखे, कई आत्मकथाएं लिखी, कई जीवनी और कहानियां लिखी, लेकिन ऐसे महापुरुष का इतिहास नहीं लिखा गया। जब उन्होंने लाहौर में द्वितीय अधिवेशन किया था, जाति पाति तोड़ मंडल का स्थापना की, उस समय बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को उन्होंने आमंत्रित किया, उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा उस अधिवेशन का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। उन्होंने कहा अगर B.R. अम्बेडकर जी यहाँ आएंगे तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत हावी थी और भी कुम्हार जाति का लड़का उस समय बीए कर लिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक इस जाति व्यवस्था को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अंतर जाति दूसरे जाति में करने का कार्य किया। लेकिन देश से दुख इस बात का है कि देश से आज भी जाति व्यवस्था नहीं। लोग कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैं भी मानता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जब माँ बेटे को जन्म देती है तो पहली मोहर किसकी लगती है? जाति की लगती है। उसके बाद वो समाज में खाता पीता है, बड़ा होता है, तमाम चीजों को सीखता है। आज देश में जितनी पार्टियां हैं, ईमानदारी से बताइएगा, और चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं जाति देखकर समीकरण बनाते हैं, जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं। बताइए सब कुछ जाति पर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हर व्यक्ति अपने जाति के पीछे भाग रहा है। तो बताइए आप लोगों की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? क्या भागीदारी पार्टी का झंडा लेकर आप लोग नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं। अभी बहुत सुमन प्रजापति जी ने एक बात कहा कि हम भाजपा में थे, कभी मंच पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। भाषण देने की तो बड़ी दूर की बात है। मैं पिछले 10 साल से यही बात समझा रहा हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं, हर जाति के एक नेता को पकड़कर एक टिकट दे देते हैं और उसके पूरी जाति का फ्री में वोट ले लेते हैं। यही होकर चला आया है ना। ये जितनी पार्टियां हैं ये इसीलिए प्रकोष्ठ बनाए हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, तो पिछड़ा प्रकोष्ठ, तो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तमाम मोर्चा बनाकर जब उनको पद दे देते हैं तो जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं वो फूल के पूरा गौवा में बोलते हैं गोबड़ौरा। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। लोग कहते हैं कि फूल के गोबड़ौरा हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा पद मिल गया। हम तो कहते हैं कि जितने लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, आप किसी भी पार्टी में जाओगे
वहां टाट बिछाने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। टाट बिछाइए, कुर्सी लगाइए, लेकिन भागीदारी आंदोलन मंच बनाकर पिछले 5 साल से हमने देश में आंदोलन किया और इसी उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपकी भागीदारी के सवाल को लेकर दर्जनों बार जिला मुख्यालयों पर शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। 18 कमिश्नरी में प्रदर्शन कराया। जब मुझे लगा कि जब तक पार्टी नहीं होगी तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। आप बताइए, जितने भी पिछड़े दलित के नेता हैं, भाजपा के मंच पर आपको माइक मिलेगा, कांग्रेस के मिलेगा, सपा के मिलेगा, बसपा का मिलेगा, तो क्या वोट देने की मशीन है क्या? चुनाव आ जाए, वोट दे दो, हिस्सेदारी मत मांगिए। बोलिए, वोट दे दीजिए, हिस्सेदारी मत मांगिए। अगर हम मंच पर बैठ नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते, तो किस बात का नेता भाई? हमको तो दुख तब होता है जब मैं सर्विस से रिजाइन किया, नौकरी करता तो 2 लाख रुपया सैलरी होती इस समय। सरकार में था, जो विभाग था, हमारे यहां से पिछड़ी जाति का लोन था, इस्तीफा नहीं दिए होते तो बड़ी रुपया बनाते, इतनी रुपया बनाते कि आप आश्चर्य मानते। हम कुबेर महाराज का खजाना झांक के आए हैं, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जितने भी आज तक हमारे समाज के नेता हुए, नेता कम लोडर ज्यादा था। जितने भी लोडर हुए, उनकी हैसियत कभी नहीं हुई कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, अपने समाज की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर हम उसके सामने अपनी आवाज उठाते हैं। हमारे बेटा बेटी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, कलेक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर किसी के मुंह से आज तक आवाज नहीं निकली। हमारे लोग जब सदन में जाते हैं या खुदा न खास्ता मंत्री बन जाते हैं, तो जानते हैं आपके लिए क्या मांगते हैं? आपके लिए चाट मांगते हैं, आपके लिए गड्ढा मांगते हैं, आपके लिए मिट्टी मांगते हैं कि हमारे पिताजी मिट्टी का बर्तन बनाते थे, तो हमारा बेटा भी बनाए, हमारा पोता भी बनाए। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जो मेरा भाई सुबह उठता है, छुआ फड़ुआ लेकर, बीबी बच्चों को लेकर खेत में जाता है मिट्टी खोदने, अब मिट्टी खोद के लाता है, उस मिट्टी को कूटता है, सुखाता है, उसको भिगोता है, मिट्टी को तैयार करता है, उसके बाद उसको बर्तन बनाता है, एक आकार देता है और उसको पकाने के लिए उपली कंडी कोयला की व्यवस्था करता है। कुछ पक जाता है, कुछ बच जाता है, कुछ फूट जाता है, कुछ सेवर हो जाता है, कुछ टेढ़ बाकुड़ हो जाता है, जो ज्यादा पक जाता है। अब पूरा घर उसी में लगा रहता है, पूरा घर मिट्टी से लबालब हुआ रहता है। इतना मेहनत करने के बाद जब वो कुल्हड़ लेकर दुकान पर जाता है तो 35 रुपया सैकड़ा कुल्हड़ बेचता है, और जिस दुकानदार को देता है वो भी तो उसे बोलता है, रख के जब आए पैसा ले जाए। बोला बोलता है कि नहीं बोलता है? अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 35 रुपया सैकड़ा कुल्हड़ बेचने वाला मेरा भाई क्या अपने बेटा बेटी को मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बना सकता है? गर्मी में 50 रुपया किलो तो आलू बिकती है, 200 रुपया लीटर का सरसों का तेल बिक रहा है, 1200 रुपया में तो गैस सिलेंडर आ रहा है। तो बताओ 35 रुपया में वो अपने बेटे को एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता, एजुकेशन नहीं दे सकता है। हम तो कहते हैं ऐसे बगे हुए यार दूसरों से कि कम से कम यार माननीय मुलायम सिंह यादव से तो सीखो, नकल तो करो, बाहर मायावती जी से नकल करो। देखा भाई, कभी कभी नकल करने वाला पास हो जाता है। अब परीक्षा चल रही है, जो लोग नकल कर रहे होंगे तो लोग जानते होंगे नकल कैसे होती है। कभी कभी नकल करने वाला पास हो जाता है, अब पढ़ने वाला फेल हो जाता है। हमारा एक साथी था,
मेरे साथ इंटर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ने में बहुत तेज था, जयप्रकाश पटेल। उस समय भाजपा की सरकार थी, अध्यादेश जारी था, सेंटर गया, बेचारा फेल हो गया। मात्र 17 लड़के हमारे उस विद्यालय से पास हुए थे, जिसमें 17 में से मैं टॉपर था और सेंटर टॉप किया था। हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। सेकंड क्लास की कोई मार्कशीट नहीं है, तो पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं। अरे यार, कम से कम माननीय मुलायम सिंह यादव जी से नकल करते। जब वो पहली बार मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, तो भी चाहते तो यादव भाइयों को भैंस दे सकते थे। देखा भाई, हम यादव भाई लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे नकल तो कर सकते हो ना। हम नकल की बात बता रहे हैं। वो भी चाहते तो देखो भैंस दे सकते थे। हमारे टाइम पे एक भैंसी की कीमत 2 लाख रुपये, बोलो 50 रुपया 60 रुपया लीटर का दूध बिक रहा है, लेकिन उन्होंने भैंस नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा दिया। उन्होंने अपने लोगों को ठीका पट्टा टेंडर दिया। उन्होंने अपने लोगों को मंत्री विधायक सांसद दिया। लेकिन आपके नेता चाक देते हैं, गड्ढा देते हैं, मिट्टी देते हैं। इस बात का दुख है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को लगा कि जो भी हमारे पिछड़े दलित भाई हैं, आजादी के 76 साल बाद जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, जिनकी आज तक कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए भागीदारी पार्टी बनाई। और सामने लिखा है पी। पी का मतलब जानते हैं? पी का मतलब है पब्लिक। पब्लिक का मतलब जनता। अगर ये जितनी भी पार्टियां आज तक बनी हैं, अगर ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की, जो अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े, अति दलित, सर्वाधिक दलित जो जातियां हैं, अगर इनकी हिस्सेदारी देने का काम किए होते तो आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, दलित, अति दलित, महादलित की जरूरत नहीं पड़ती। बोला सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई देखा, 2022 के चुनाव के पहले चले जाइए। एक टिकट समाजवादी पार्टी देती थी, एक टिकट बसपा देती थी, पूरे उत्तर प्रदेश से कुम्हारों का वोट ले लेती थी। बोला सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ये देखिए बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं, श्री मेवालाल प्रजापति जी। इनका बहुत बड़ा अनुभव है, हम तो इनसे सीखते हैं। इन्होंने बहुत कुछ देखा है। एक टिकट सपा, एक टिकट बसपा देती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? लेकिन जब से देश में भागीदारी आंदोलन मंच बनाया गया, उसके बाद भागीदारी पार्टी बनाई गई। यही माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको खत्म करने के लिए जब पहली बार मीटिंग हुई, तो इन्होंने कहा कि प्रजापति जी 15 सीट आप चिन्हित कर लो, जहां पर आपकी बाहुल्यता वाली सीट है। हमने 15 सीट का डाटा लिखकर दे दिया। हम का 15 कह रहे हैं, 5 दे देंगे तो हमारा क्या नुकसान है? जहां एक टिकट मिल रहा था, हम का 5 भी दे देंगे तो क्या नुकसान है? 15 से 10 पे आ गए, तीसरे राउंड में 5 पर आ गए, चौथे राउंड पर 3 पर आ गए, फिर 2 पर आ गए, फिर गए हमारे सिंबल पे। हम उनके सिंबल पर चुनाव क्यों लड़े भाई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भागीदारी पार्टी को खत्म करने के लिए ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि अगर इसके पार्टी का एक भी विधायक बन गया तो गांधा उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा कर देगा। एक विधायक वाला भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है, याद है कि नहीं? हाँ, एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है। अखिलेश यादव जी ने 3 टिकट दिया कुम्हारों को। कितना टिकट? 3 टिकट। भाजपा 76 साल से टिकट नहीं देती है, कांग्रेस आजादी के 76 साल से टिकट नहीं देती है। और कोई कहता है कि एक विधायक को 17 में दिए थे तो भाजपा ने नहीं दिया था, वो मौर्य जी बसपा छोड़कर आए थे तो 10 सीट उनको दिए थे कि जहां जहां से जिसको चाहते हो लड़ा लो। तो प्रसाद पर्यंत टिकट हो गया। 2022 के चुनाव में भाजपा ने 2 टिकट दिया।
कांग्रेस ने 2 टिकट दिया, बड़ी पार्टियों से आपके भाइयों ने लड़ने का काम किया। ये किसकी ताकत थी? ये भागीदारी पार्टी की ताकत थी। हम इतना हल्ला गुल्ला नहीं करते थे तो बोला हमको भाजपा पूछती। भाजपा ने सरकार में मुझे इसलिए शामिल किया था कि आओ यहां जगह सिर्फ अपने जाति का वोट डलवाओ, हिस्सेदारी मत मांगो। कहीं कोई जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न लूट का बलात्कार होता था, जब डीएम को फोन करता था तो कहता था भाई सर अभी 1 घंटे में बता रहे हैं, अभी तुरंत उपचार हो रहा है। लेकिन दोबारा डीएम और कप्तान का पलट के फोन नहीं आता। तो हमने सोचा यार ऐसी सरकार में रहने का क्या मतलब है, क्या हम यहाँ वोट डलवाने के लिए आए हुए हैं? इसलिए मित्रों, आप लोगों को अपना मान सम्मान अगर बचाना है, अपने हक हिस्सा या अधिकार के लिए लड़ना है, तो भाई देखा गुलाबी झंडा है, अपना डंडा और अपना झंडा जब तक आप लेकर नहीं चलोगे तब तक आपकी भागीदारी मिलने वाली नहीं। देखा इतिहास गवाह है भाई। उत्तर प्रदेश में भाई संजय निषाद के लेला, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी किया, उनके लोगों ने उनका डंडा झंडा लेकर चले। बताओ सत्ता में है कि नहीं है? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, पूर्वांचल के कह सकते हैं कि धाकड़ नेता में उनकी नाम आता है। बोलिए, वो इतने बड़े ब्रांड हैं इस समय उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। हमको तो बड़ा हंसी आती है। बताइए उन्होंने अपने समाज को एकजुट करके सत्ता पर चढ़ाई किए कि नहीं किए? माननीय मुलायम सिंह यादव के लेला, अपने समाज को एकजुट करके प्रदेश में 4 बार सरकार बनाए कि नहीं बनाए? बहन मायावती जी को ले लीजिए, उन्होंने भी अपने लोगों को एकजुट करके सत्ता पर 4 बार चढ़ाई किए कि नहीं किए? इसलिए मित्रों, लेकिन भागीदारी पार्टी जो है ये एक जाति की पार्टी नहीं है। किसी के मन में यह सवाल उठता होगा कि नेतवा अपने जतिया पर ज्यादा बोलता है। हमारी मजबूरी मेरी क्या है? हमारे समाज के लोग उपेक्षित हैं, आजादी के 76 साल से ठगे गए हैं। जब तक हम उनको उनके अधिकार के प्रति जगाने का काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको जगाने नहीं आएगा। हम तो धन्यवाद देते हैं मानवर कांस्टीराम जिनसे उनसे सीखा है। वो हमारे चमार भाइयों को बंद कमरे में 5-5 लोगों को कैडर देते थे बैठाकर, उनको उनके अधिकार के प्रति जगाते थे कि जब तक तेरा डंडा और झंडा नहीं होगा तब तक तेरी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। जब हमारे चमार भाई उस समय आज के 40 साल पहले के भारत में नीला झंडा लेकर नीली टोपी लगाकर जब गांव से निकलते थे तो दबंग जाति के लोग बोलते थे हाँ जाता हो तो मरा जाता। बोला ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हमारे भाइयों को गांव में बसने नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे इनको मार के खेतों गांव के दक्षिण दिशा में बसाओ। और कोई चमार भाई अगर मुच्छ मेरा रख लेता था तो लोग उसकी मुच्छ को उखाड़ लेते थे। बोलो ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? आप चले जाओ पश्चिम में, रावण जी से पूछिए क्या स्थिति थी। लेकिन मानवर कांस्टीराम जी ने आपको उनके अधिकार के प्रति जगाया और उनको ये बात समझ में आई। जब उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया, आज उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में हमारे चमार भाइयों का कब्जा न हो। बोला है कि नहीं है? तो मित्रों आप उनसे सीखो, नकल करो, आप अपनी ताकत को बढ़ाओ। ये भागीदारी पार्टी केवल प्रजापतियों कुम्हारों की पार्टी नहीं है। हम तो आपको जगाते हैं, आपको आपके अधिकार के प्रति बताते हैं कि भाई कब तक दूसरे का डंडा झंडा लेकर चलोगे। भाई अभी सुमन बहन जी ने कहा, सुना है आप लोगों ने कि भाजपा में मैंने इतने दिन तक काम किया लेकिन कभी मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन भागीदारी आंदोलन मंच बनाकर माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने ट्रेनिंग स्कूल बनाया था। यहाँ ये नेता बनाने की फैक्ट्री थी, यहाँ से नेता बनाते थे। हमारे समाज के कुछ यथाकथित ऐसे लोग हैं जिनको हमने बोलना सिखाया है, उनको कुर्सी पर बैठना सिखाया, समाज में चलना सिखाया, वो भी हमारा विरोध करते हैं। तो विरोधियों से मैं घबराने वाला नहीं हूं। मेरा जितना विरोध होगा हमारे कुर्ते में उतनी चमक होगी। बोला हो
ठीक नहीं होगी। हम तो धरती के जीव है भाई। देखो हम ईमानदारी से बता रहा हूं, ये आप ही लोग अपनी आत्मा से पूछो कि आज गांव में कोई सदस्य प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है क्या? कोई बोला कोई है? लेकिन हमने यार इतना बड़ा विभाग छोड़ दिया। हम भी चाहते तो रुपया पैसा कमाते, बोला कमाते कि नहीं कमाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आज भागीदारी पार्टी ने बहुत लोगों को पहचान दिया है, ऐसे ऐसे लोगों को पहचान दिया है जिनको लोग जानते नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, आज आप लोग शपथ लेकर जाओ कि कुछ भी हो जाए अपना डंडा अपना झंडा। और एक बात मैं अपील करना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, देखा भाई झूठ मत बोलो, 1 रुपए आप लोग खर्च कर सकते हैं कि नहीं? 1 रुपए आप लोग खर्च कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, कितने लोग खर्च कर सकते हैं? हाथ उठाएं। अब देखो कुछ लोग तो सोचा थोड़ी लगा था नेतवा इतनी देर चिल्ला के माल का जुगाड़ करने लगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेतवा माल पे आ गया, इतनी देर तक बहुत समझाया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप 1 रुपया खर्च करो। आप जाओ दुकान पर, 1 रुपया का गुलाबी कलर खरीदो। ऐ देखा गुलाबी, देखा था ना? गुलाबी कलर जो है वो हमारी माताओं बहनों का सबसे पसंदीदा कलर है। बोला है कि नहीं है? महावर के रूप में हमारी माताएं बहनें पैर में लगाती है ना? 1 रुपया का गुलाबी कलर ले आओ और उसे रंग को घोड़ो और रुई लगा के बढ़िया मोटवार कलम बनाइए और अपने दिवाली पर, अपनी दीवार पर, जवन बढ़िया दीवार हो उस पर मत लिखिएगा, नहीं कहेंगे नहीं तो वो दिवालियों खराब करवा दे रहा है। जो थोड़ा खराब दीवार हो उस पर केवल इतना लिख दो, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। नीचे 1 लाइन और लिख दो, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आप अपने दीवार पर ये बात लिख दोगे, सपा भाजपा कांग्रेस कोई भी नेता आपके गांव में घुसेगा वोट मांगने के लिए, जैसे ही उसकी नजर भागीदारी पार्टी पर पड़ी कि जान लो 100 डिग्री बुखार होगा, 100 डिग्री बुखार होगा। उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां वोट मिलने वाली नहीं, क्योंकि भागीदारी पार्टी में ताकत नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी का डंका नहीं बजता। बोलिए, गलत नहीं कह रहा हूं? तो ये काम आप लोग करिए। और जो भी व्यक्ति आपके बीच में आए, देखा भाई, जब तक आप अपने समाज का वोट न बिकने वाला समाज नहीं बनाएंगे तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। जब चुनाव आता है, आपके बीच में तमाम नेता आते हैं, दारू मुर्गा रुपया पैसा ओढ़ना लत्ता कपड़ा देकर आपकी वोट ले लेते हैं। लेकिन कभी आप लोग ये नहीं सोचते हो मित्रों, अरे यार ये बताओ भाई, जो दारू और मुर्गा खिलाकर वोट लेगा तो जब वो जीत कर जाएगा तब मुर्गा खिला के वोट लिया है तब 5 साल मुर्गा बना के घुमाएगा। बोला घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? हम तो कहते हैं हमारे चमार भाइयों से सीखो आप। हमारे चमार भाई और यादव भाई, 2 भाई ऐसे हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में वोट बिकती नहीं है। दारू मुर्गा रुपया पैसा ओढ़ना लगता कपड़ा सब ले लेंगे, और जब कहा तो कहेंगे नहीं भैया वोट आप ही के देंगे। और सुबह नहा खा के जब पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तब मशीनिया पर पहुंचते पहुंचते चाप के बटन दबाते हैं हाथी पर, और जब गेटवा पर निकलते हैं तो जो गौवा में गए रहते पूछते हैं क्या भैया कहाँ, तो कहते हैं भैया वहीं। भैया कहाँ? भैया वहीं। अब वहीं जहां जानी थी वहां चली गई। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी आपके वोट बीच में वोट मांगने आए, आप उससे कह दो भैया वोटिया दोहाई के दो और किसी को नहीं देंगे।
और जाइए सुबह चाप के फुटपाथ पर बटन दबा कर आइए। अच्छा गेटवा पर मिलेंगे, पूछेंगे कि का भैया कहाँ, भैया वही, भैया कहाँ, भैया वही। अब वही जहां जानी थी वहां चली गई। बोलिए, क्योंकि हमारे चमार भाइयों के, यादव भाइयों को इस विश्वास है कि मैं कितनी भी वोट किसी दूसरे को दे दूं, वो विश्वास ही नहीं मानेगा कि हमको दिए हैं तो भैया हम अपन वोट काहे खराब करें, इससे बढ़िया हम अपने नेता को वोट देंगे। भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुका है। कल नहीं परसों नरसों 17 फरवरी को झारखंड में पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। आप बताएंगे तो आश्चर्य मानोगे, पहला कार्यक्रम था, वहां खड़े होने की जगह नहीं थी। 10,000 की संख्या में भीड़ थी और 3 लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची झारखंड में जारी करके आया। झारखंड में 14 सीट, बिहार में 40 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। और जिस दिन आप लोग अपनी वोट की काउंटिंग केवल करा दीजिए, देखा भाई सोमनाथ प्रजापति जी हैं, खड़े हो जाइए, इनके पहचान ला भाई, थोड़ा आगे आइए भाई, तो थोड़ा आगे आ जाइए। ये देखिए पार्टी के प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं, चंदौली लोकसभा से भाई सोमनाथ प्रजापति को भागीदारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। थोड़ा इनके लिए प्रचार होगा कि नहीं होगा, कितने लोग प्रचार करेंगे, हाथ उठाइए। और वहीं बगल में भाई खड़े हो जाइए, ये देखिए देवेंद्र प्रजापति जी हैं, इनको पहचान लीजिए, इनको मोदी जी के खिलाफ लड़ाया हुआ बनारस से, ये वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी हैं। अच्छा ये बताओ, ये लोग दोनों नेता से कमजोर दिखा था का, है ना? किसी नेता से कमजोर दिख रहे हैं? नेता से कमजोर नहीं दिख रहे हैं ना? अब थोड़ा सा आउट टाइट अगर हो जाएंगे तो जो मोटवर्ग के नेता हैं सब भाग जाएंगे। देखो मित्रों, गांव में माहौल कौन बनाता है? आप बनाते हो। आप गली चौराहे चक्कियों पर बैठते हो तो चर्चा करते हो, फलनवा जीता था, फलनवा जीता था। अरे भाई 10 कैंडिडेट लड़ते हैं तो एक ही जीतता है ना। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो तू लोग झूठ बोल के भाई सोमनाथ जी को लोकसभा सदस्य नहीं बना सकते हैं? हम तो कहते हैं जहां जहां झूठा ही बोला का। अरे भागीदारी पार्टी जीता था तो कौन पूछेगा ई का है रे, तो कहते तुमको नहीं पता क्या? अभी टीवीया पर न्यूज चल रहा था कि सोमनाथ प्रजापति भी लड़ रहा है। चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप गांव में, गलियों में, चौराहों पर, चक्कियों पर कहीं भी बैठकर चाय पी रहे हो, आप चर्चा करो, आप बताओ कि भागीदारी पार्टी अपनी पार्टी और पिछड़े दलितों की पार्टी है,